टीओसी में हम लोग अभी अपने फर्स्ट चैप्टर पे चल रहे हैं, दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर लैंग्वेजेस। और इस चैप्टर में टोटल हम लोग अभी तक 8 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अपना 9th टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रामर्स। ओके आपको लगेगा कि सर आप हमें कंस्ट्रक्शन पढ़ा ही क्यों रहे हो, गेट एग्जाम में तो ऑप्शंस होते हैं, हम देख के बड़े आराम से पता लगा सकते हैं ना। आप समझ पा रहे हो ना कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। जैसे हमारे पास कोई लैंग्वेज गिवन होगी, ग्रामर का काम क्या है भाई, लैंग्वेज को जनरेट करना। मैं आपको काफी बार बताता हूँ भाई, ग्रामर इज जनरेटिंग डिवाइस है ना, और ऑटोमेटा इज एक्सेप्टिंग डिवाइस है ना। तो ग्रामर जनरेट कर सकती है स्ट्रिंग्स को, तो मतलब लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग ग्रामर लिख सकते हैं जो इस लैंग्वेज को जनरेट करेगी, है ना। तो आपके पास ऑप्शंस तो होंगे गेट एग्जाम में। आप बोलोगे कि हमारे पास कोई लैंग्वेज गिवन है और आपको बोल देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर जनरेट दिस, है ना, विच ग्रामर जनरेट दिस, रफली मैं लिख रहा हूं, ठीक है, विच ग्रामर जनरेट एल, ठीक है। कोई लैंग्वेज एल गिवन है और आपको कहते हैं विच ग्रामर जनरेट एल, ऑप्शंस हमारे पास होंगे, है ना। तो ऑप्शन से देख के हम बड़े आराम से पता लगा सकते हैं। लेकिन इतने इजी ये क्वेश्चन होते नहीं हैं। आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप इन टाइप के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। मतलब इन द सेंस में सिंपल बात बोलूं तो ऑप्शंस इतने ज्यादा नजदीक होंगे, लगभग आपको सारे एक जैसे लगेंगे, आप उनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। जब डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे तो फिर आप आंसर कैसे करोगे, समझ पा रहे हो। तो आंसर करना तो छोड़ो, आप इनको ढंग से डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाओगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो मतलब आपको कंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। और इससे फायदा ये होगा, गेट एग्जाम में बैठे बैठे आप लैंग्वेज एल को छोड़ो, आप इन ऑप्शंस को देख करके फटाफट बता दोगे कि ये ग्रामर कौन सी लैंग्वेज जनरेट कर रही है, ये ग्रामर कौन सी जनरेट कर रही है, कौन सी ग्रामर किसके इक्विवेलेंट है, एंड सो ऑन। बड़ी जल्दी जल्दी आप आंसर करोगे। तो इसलिए मेरे को ये सब पढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए पढ़ाया था, है ना, याद है ना, एनएफए डीएफ इन सब की कंस्ट्रक्शन क्यों पढ़ाई थी, क्योंकि वही बात यहाँ वहां पे भी थी कि हमारे पास कोई एफए गिवन है, हमारे जैसे कोई लैंग्वेज दे दी गई और पूछेंगे आपसे कौन सा एफए इसको एक्सेप्ट कर रहा है, ऑप्शंस हमारे पास होंगे, आप देख के पता लगा सकते हैं। बट वही बात है भाई, अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते थे, मैंने आपको दिखाए थे। तो वही बात है, यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हम एक एक करके इन सबको देखेंगे। बट मेन बात समझ के चलना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग लगभग हर बार आपको इससे 1 से 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिलेंगे इसी स्टाइल से, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर जनरेट एल, और कुछ 1 से 2 क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली भी नजर आ सकते हैं। दिखाऊंगा मैं आपको इनडायरेक्टली कैसे नजर आते हैं, धीरे धीरे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, टॉपिक के अंदर घुसेंगे तो आपको अपने आप से समझ में आएगा। बट टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं इस बात पे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से बहुत आराम से इस टॉपिक को करना, ठीक है, आराम आराम से। ये सब बातें मैं अभी बताऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा, है ना। जैसे मैंने बोल दिया कि ग्रामर इक्विवेलेंट है या नहीं है, कैसे पता लगाए, एंड सो ऑन, वो देखेंगे हम आराम से, है ना। बट बेसिक आइडिया तो आपको लग रहा होगा कि दो ग्रामर जीवन, एक ग्रामर जीवन और G2 है, वो दोनों इक्विवेलेंट कब होंगे भाई, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज सेम है। कॉमन सेंस की बात है, जीवन L1 जनरेट कर रही है, G2 L2 जनरेट कर रही है, अगर दोनों की दोनों लैंग्वेज एकदम सेम है तो हम क्या कह देंगे अभी, ग्रामर इक्विवेलेंट है। तो हो सकता है आजकल MSQ आ रहे हैं ना, तो 2 इक्विवेलेंट ग्रामर्स आपको दे दी इन ऑप्शंस में, तो आपको दोनों पे टिक लगाना पड़ सकता था, है ना। क्योंकि जैसे जीवन भी है जो L जनरेट कर रही है और एक G2 है वो भी L जनरेट कर रही है, तो जीवन G2 दोनों ही कर रही है, तो फिर दोनों पे टिक लगाना पड़ेगा, है ना। तो फिर इस हद तक मैच्योरिटी या इस हद तक क्लैरिटी आपको नहीं आ सकती जब तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे। तो ठीक है, चलो अब मैं शिफ्ट होता हूं कंस्ट्रक्शन पे, आपको समझ में आ चुका है टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब हम आराम आराम से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। नहीं तो वही बात है, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था तो मेरे से काफी स्टूडेंट पूछते थे कि सर आपने इतना टाइम इस पे लगाया, हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगा पहले मैं आपके साथ नीड डिस्कस करूं, इसकी नीड क्या है, और फिर मैं आराम से टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलो मैं हटा रहा हूं इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने चॉम्स्की हायरार्की में देखा था, सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड ग्रामर कौन सी थी भाई, टाइप 3, उसके बाद टाइप 2, उसके बाद टाइप 1, और सबसे लूज कौन सी थी, टाइप 0 थी। तो सबसे आसान एक्चुअली रेगुलर ग्रामर्स रहती हैं। तो हम सबसे पहले टाइप 3 या रेगुलर ग्रामर की कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कंटेक्स्ट फ्री की देखेंगे, एंड सो ऑन, धीरे धीरे ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। ओके, तो हम सबसे पहले अभी कंस्ट्रक्शन में रेगुलर ग्रामर की कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ठीक है, रेगुलर ग्रामर कंस्ट्रक्शन। अच्छा जी, रेगुलर ग्रामर की डेफिनेशन मेरे को जरा फटाफट से रिवाइज कराओ, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करी है ना, चॉम्स्की हायरार्की पार्ट 2, इसमें मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। रिवाइज कराओ मेरे को, रेगुलर ग्रामर की क्या डेफिनेशन थी भी, LHS इंप्लाइज RHS, LHS में ओनली वन नॉन टर्मिनल, अच्छे से लिखे तो एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल, है ना, एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल, वन नॉन टर्मिनल, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में क्या आ सकता है भाई, या तो T स्टार N स्लैश T स्टार और NT स्टार स्लैश T स्टार। याद है ना आपको, मैंने आपको समझाया था ये क्या होती थी भाई, ये होती थी जी राइट लीनियर ग्रामर, और ये क्या होती थी भाई, लेफ्ट लीनियर, है ना,
ये क्या थी भाई, लेफ्ट लीनियर। ओके, तो ये राइट लीनियर, ये लेफ्ट लीनियर। क्यों कहते थे इनको राइट लीनियर लेफ्ट लीनियर, मैंने ये भी समझाया था आपको। जैसे टी स्टार एन टाइप से मैं आपको ग्रामर लिख के दिखाता हूँ, जैसे एस इंप्लाइज ए एस और ए, इस टाइप से मैंने कोई ग्रामर लिखी, तो इसकी ग्रोथ ना राइट हैंड साइड में चलेगी। जब हम कोई स्ट्रिंग पैदा कर रहे होंगे तो राइट साइड, लेफ्ट से राइट ऐसे चलते जाएंगे। जैसे देखो ए एस, फिर इस एस को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो, ए एस, फिर इस एस को कैसे रिप्लेस कर सकते हो, ए एस, और फाइनली आप एस को रिप्लेस कर दोगे ए से, है ना। तो देख पा रहे हो, ए ऐसे करके हमने जनरेट करा, तो मतलब ऐसे चले हम लोग लेफ्ट टू राइट, है ना, इसलिए राइट लीनियर है। इंग्लिश स्टाइल या हिंदी स्टाइल, हिंदी ऐसे कैसे चलती है भाई, हिंदी लेफ्ट टू राइट, या इंग्लिश कैसे चलती है, लेफ्ट टू राइट, लेकिन उर्दू उल्टी चलती है, राइट टू लेफ्ट, है ना। तो वो ये लेफ्ट लीनियर का एग्जांपल जैसे उर्दू लैंग्वेज है ना, तो इसके लिए मैं ग्रामर कैसे लिख के दिखाऊंगा, जैसे मैंने ऐसे लिखी, एस इंप्लाइज एस ए और ए, है ना। तो अब देखो कैसे चलेंगे हम लोग, देखो ए यहाँ पे एस था ना, फिर इस एस को मैं रिप्लेस करूंगा दो ए से, तो पहले मैं ये लिखूंगा, फिर ये, और फिर ये दो ए, और फिर ये एस। देख पा रहे हो ऐसे चल रहा होगा, नहीं चल रहा, आप समझ पा रहे होगे, है ना। ए फिर ये ए और ये एस, और फिर फाइनली हम इस एस को ए से रिप्लेस करेंगे, तो ये ए और ये ए, है ना, ऐसे चले ना हम लोग। तो इसलिए इसको क्या कह देते हैं भाई, लेफ्ट लीनियर। अच्छा जी, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आएगी, प्लीज बहुत ध्यान से समझना। पॉइंट क्या है, कोई भी रेगुलर लैंग्वेज आप मुझे दे दो, कोई भी रेगुलर लैंग्वेज, मैंने आपको समझाया था प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, चॉम्स्की एरर की पार्ट 2 में भी, लैंग्वेज को रेगुलर कब कहते हैं भाई, जब हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग कम से कम एक रेगुलर ग्रामर तो लिख पाए। अगर हमने उस लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग कम से कम एक रेगुलर ग्रामर लिख के दे दी, तो मैं उस लैंग्वेज को क्या बोल देता हूँ, रेगुलर लैंग्वेज। तो इसका मतलब मैंने रेगुलर लैंग्वेज कहा है आपको, तो इसका मतलब कम से कम एक रेगुलर ग्रामर तो एग्जिस्ट करती होगी, है ना। अच्छा जी, तो अब मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई रेगुलर लैंग्वेज है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कम से कम एक लेफ्ट लीनियर ग्रामर एग्जिस्ट करेगी एंड कम से कम एक राइट लीनियर ग्रामर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। लेफ्ट लीनियर ग्रामर और राइट लीनियर ग्रामर दोनों एग्जिस्ट करेंगी। बात समझ आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश, शॉर्ट में लिखा भी मैंने, लेफ्ट लीनियर ग्रामर, राइट लीनियर ग्रामर, ठीक है। तो अगर कोई रेगुलर लैंग्वेज है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कम से कम एक लेफ्ट लीनियर ग्रामर एग्जिस्ट करेगी और कम से कम एक राइट लीनियर ग्रामर एग्जिस्ट करेगी। एंड वाली बात है, मतलब सिंपल बात ऐसे ही बोल सकता था कि अगर लेफ्ट लीनियर एग्जिस्ट करती है तो राइट लीनियर एग्जिस्ट जरूर करेगी, या फिर अगर राइट लीनियर एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट लीनियर एग्जिस्ट जरूर करेगी, किसी भी लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। और अच्छा बोल तो किसी भी लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, रेगुलर लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि लैंग्वेज रेगुलर होने का मतलब ये है कि रेगुलर ग्रामर एग्जिस्ट जरूर करेगी, है ना। तो रेगुलर ग्रामर अगर एग्जिस्ट कर रही है तो कम से कम एक लेफ्ट लीनियर और कम से कम एक राइट लीनियर, या कम से कम एक राइट लीनियर और कम से कम एक लेफ्ट लीनियर, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर राइट लीनियर है तो लेफ्ट लीनियर होगी, लेफ्ट लीनियर है तो राइट लीनियर होगी, एंड सो ऑन। मतलब आपको समझ आया, यहाँ से पावर दोनों की सेम है। अब वही बात है, मैं बार बार समझाता हूं, पावर का मतलब क्या होता है, मसल्स ज्यादा होनी नहीं, पावर का मतलब जैसे मैं आपको बताता था एनएफए डीएफए की पावर सेम है, मतलब ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं होगी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कोई एनएफए बना सकते हैं लेकिन डीएफए नहीं बना सकते, एंड सो ऑन। बिल्कुल वही बात मैं यहां बोलूंगा, ऐसी कोई भी रेगुलर लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आप लेफ्ट लीनियर तो लिखेंगे लेकिन राइट लीनियर नहीं लिख पाए, या राइट लीनियर लिखेंगे बट लेफ्ट लीनियर नहीं लिख पाए। तो मतलब दोनों की पावर एकदम सेम है, इसलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे राइट लीनियर लेफ्ट लीनियर पावर सेम, ठीक है, पावर सेम। मतलब कोई भी रेगुलर लैंग्वेज आप लिख दो, कोई भी रेगुलर लैंग्वेज आप मेरे को दे दो, मैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक राइट लीनियर भी लिख के दिखाऊंगा, एक लेफ्ट लीनियर भी लिख के दिखाऊंगा। आई थिंक आप समझ गए कि मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है। ओके चलो, अब थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं और कंस्ट्रक्शन की तरफ हमें जंप करना है, लेकिन एक दो पॉइंट्स हो रहा है, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूं। एक बार हटा दूं मैं इस चीज को, हाँ जी हटा रहा हूं। अच्छा, अब देखो कंस्ट्रक्शन के लिए मैं दोनों में से ना कोई भी डेफिनेशन यूज नहीं करूंगा, ना तो ये वाली ना ये वाली। मैं एक नई डेफिनेशन बनाता हूं रेगुलर की, मैं वो यूज करूंगा। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूं डेफिनेशन क्या है भाई। रेगुलर लैंग्वेज की डेफिनेशन मैं यूज करूंगा यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए, फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, मैं प्रॉपर लिख रहा हूं भाई, ठीक है। फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस वी विल यूज restricted definition of टाइप 3 ग्रामर्स, ठीक है, या रेगुलर ग्रामर्स। अच्छा, ये क्या मतलब है भाई, फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन ऑफ टाइप 3। पहले तो ये समझो रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन ऑफ टाइप 3 है क्या भाई। रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन कुछ नहीं कहती, ये वही बात है, एलएचएस इंप्लाइज आरएचएस है ना। एलएचएस में तो वही बात आएगी भाई, एग्जैक्टली वन नॉन टर्मिनल, मेरे को उसको बार बार खींचना नहीं, आप समझते हो। राइट हैंड साइड पे मैंने और ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दी, मैंने क्या कह दिया, या तो एक टर्मिनल आएगा, या फिर एक टर्मिनल के पीछे नॉन टर्मिनल आएगा, या फिर नल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। मैंने आपको वैसे बार बार समझाया भाई,
नल इज नॉट अ टर्मिनल सिंबल, इसलिए मैंने नल अलग से लिखे, नहीं तो मैं यही इतना ही बोल के भाग सकता था। अगर मैं बोलता कि नल एक टर्मिनल है तो टर्मिनल या टर्मिनल के पीछे नॉन टर्मिनल हम कह के भाग सकते थे, बट मैंने नल अलग से लिखा है। क्यों? क्योंकि नल और टर्मिनल अलग बात है। मैंने आपको सुनाया था नल का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ टर्मिनल, कुछ है ही नहीं तभी वो नल है, तो उसका मतलब टर्मिनल अलग है। नल इज नॉट अ टर्मिनल और नल इज नॉट अ नॉन टर्मिनल, मैंने आपको पहले काफी बार बता रखा है, बट स्टिल मैंने फिर भी रिपीट कर दिया। ठीक है, समझ गए ना? आरएस में क्या होगा, या तो टर्मिनल या टर्मिनल के पीछे नॉन टर्मिनल या फिर नल, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये है जी हमारी रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन ऑफ टाइप 3। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन ऑफ टाइप 3 के अकॉर्डिंग मैं कंस्ट्रक्शन आपको दिखाऊंगा। और एक फैक्ट मैं आपको बताता हूं, रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन की पावर और जो मैंने आपको एक्चुअल रेगुलर ग्रामर की डेफिनेशन बताई थी उनकी पावर एकदम सेम है। ठीक है, मैं आपको अभी तो ये तो बता चुका हूं, लेफ्ट लीनियर राइट लीनियर की पावर एकदम सेम है, साथ साथ इसकी पावर भी सेम है इनके। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं भाई पावर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड टाइप 3, जो मैंने डेफिनेशन बताई ये और ये, इन तीनों की पावर एकदम सेम है। ठीक है, प्रूफ वही बात है, मैं आपको आगे दूंगा। अभी तो आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल बकवास बात है भाई, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं। देखो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, थोड़ा अच्छे से बताऊं, तो जो हमने राइट लीनियर वाली बात करी थी, ये और ये आपको लगभग एक जैसी लग रही होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी छूट ज्यादा है। यहाँ पे क्या कह दिया मैंने, टर्मिनल स्टार के पीछे नॉन टर्मिनल, मतलब कितने भी टर्मिनल के पीछे एक नॉन टर्मिनल घुसा सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या कहा, सिर्फ एक टर्मिनल के पीछे नॉन टर्मिनल घुसाना है आपको। ठीक है, साथ साथ कितने भी टर्मिनल हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ मैंने क्या कहते सिर्फ एक टर्मिनल लेना है, या फिर आप नल ले सकते थे। नल यहाँ पे अपने आप से आ गई क्योंकि टी स्टार था। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो मेन बात क्या है, आपको लगेगा कि ये डेफिनेशन इसके अंदर है, मतलब ये डेफिनेशन इसको लेके बैठी हुई है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये डेफिनेशन इसको लेके बैठी हुई है, क्योंकि ये थोड़ी सी ज्यादा लूज है, ये थोड़ी सी कम लूज है। ठीक है, बट स्टिल ये और ये दोनों सेम टाइप की लैंग्वेजेस को ही जनरेट कर सकते हैं, मतलब ये कोई एक्स्ट्रा काम आपको करके नहीं दे सकती। प्रूफ मैं आपको आराम से बाद में दूंगा, थोड़ा सा अगर आपको लग भी रहा है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं, फिर मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ूंगा। जैसे देखो मैंने ग्रामर लिखी एस इंप्लाइज ए एस, बस इतना ही, एक ही प्रोडक्शन रूल में लिखता हूं। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए और कुछ नहीं, मैंने ये लिखी, ये प्रोडक्शन रूल लिखा। तो इस प्रोडक्शन रूल को, ये प्रोडक्शन रूल किसके अकॉर्डिंग है भाई? इसके अकॉर्डिंग है। मैं इसको इसमें बड़े आराम से चेंज करके दिखा सकता हूं। ये समझ में आ रहा है ना आपको? टर्मिनल के पीछे नॉन टर्मिनल या नल। जैसे मैं इसके पहले तो एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल क्या होगा भाई? जैसे मैं बोलूं एस इंप्लाइज ए, या एस इंप्लाइज ए एस, या एस इंप्लाइज ए या एस इंप्लाइज नल, है ना? इस टाइप के प्रोडक्शन रूल ये सारे इस टाइप के है ना, या तो टर्मिनल या टर्मिनल के पीछे नॉन टर्मिनल, या टर्मिनल के पीछे नॉन टर्मिनल या नल, एंड सो ऑन। आप समझ गए होंगे। तो इस स्टाइल से मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो मैं आपको इसी को चेंज करके दिखाता हूं। देखो मैं क्या बोलूंगा, एस इंप्लाइज ए इंप्लाइज ए एस। क्या टेंशन है आपको? चेंज हो गया कि नहीं हो गया? बड़ा आराम से देखो भाई, एक टर्मिनल के पीछे नॉन टर्मिनल, यहाँ पे भी एक टर्मिनल के पीछे नॉन टर्मिनल। अब ट्रिपल एस होता तो मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो पहले तो ये समझो भाई, देखो ये और ये इक्विवेलेंट कैसे है भाई? देखो एस इंप्लाइज डबल एस है ना, एक प्रोडक्शन रूल लगा करके एस से आप डबल एस पे पहुंच सकते हो, है ना? डबल एस एक सेंटेंशियल फॉर्म है, यहाँ पे पहुंच सकते हो। तो यहाँ क्या टेंशन है, दो स्टेप लगा लो, स्टेप भी तो फालतू है और क्या टेंशन है। ये देखो एस इंप्लाइज ए और ए किस में चेंज हो जाएगा भाई? ए एस में। तो लो जी एस इंप्लाइज ए एस आ गया आपके पास, बस दो स्टेप लग गए और क्या हो गया। तो मतलब ये लगा लो, बस ये थोड़ी सी स्टेप फालतू ले आएगी, काम तो इतना करके देगी जितना ये करेगी उतना ये करेगी। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। अब वही बात है, और खींचना तो और खींच लो, एस इंप्लाइज ट्रिपल एस, ट्रिपल एस होगा तो क्या बोलोगे भाई? एस। अच्छा पहले इसको नोट डाउन करो आराम से, मैं जल्दबाजी नहीं करता, कर लिया नोट डाउन? ठीक है, अब देखो, अब मैं बोलता हूँ एस इंप्लाइज ट्रिपल एस, तब मैं क्या कहूंगा भाई? ए इंप्लाइज ए बी और बी इंप्लाइज ए एस। क्या टेंशन है आपको? तो फिलहाल हम क्या कह देंगे भाई? एस इंप्लाइज ए इंप्लाइज ए बी, और ये बी किस पे चला जाएगा भाई? एस पे चला जाएगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने एस से ट्रिपल एस ले आया। तो अब यहाँ पे मैंने 3 स्टेप्स लगा दिए ट्रिपल एस पैदा करने के लिए, और ये एक ही स्टेप में आपको दे देती एस इंप्लाइज ट्रिपल एस, है ना? तो ट्रिपल एस सेंटेंशियल फॉर्म पैदा करवाने के लिए इसने एक ही स्टेप लगाया है, इसने 3 लगा दिए, और क्या किया? कोई नया काम तो किया नहीं। तो थोड़ा सा आपको इनडायरेक्टली प्रूफ समझ में आ रहा होगा कि इसकी और इसकी पावर सेम है, और इसकी और इसकी तो मैंने आपको वैसे वही बात है, दोनों की पावर सेम है, प्रॉपर मैंने प्रूफ नहीं दिया है, मैंने आपको सिंपल स्टेटमेंट बता दिया है। प्रूफ मैं आपको आगे आराम से दूंगा, फिर आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तीनों की पावर सेम है। अच्छा, फिर अब आपके मन में आएगा कि मैं ये क्यों फालतू के काम में आपसे क्यों करवा रहा हूं, रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन को क्यों यूज कर रहा हूं, मैं इन्हीं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं करा रहा? इसका आंसर भी मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। मैं अभी सारे कार्ड्स अपने ओपन नहीं कर सकता, धीरे धीरे कार्ड्स ओपन करूंगा तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा और बहुत अच्छे से आप चीजों को समझेंगे, नहीं तो आपको लेक्चर शायद बोरिंग लग सकता है। तो मैं प्रॉपर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए 2 मिनट के लिए अभी होल्ड पे लगा रहा हूं बात,
थोड़ी देर में मैं आपको आंसर करूंगा कि मैंने रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन ऑफ टाइप 3 क्यों यूज करी है, और इनफैक्ट इंट्यूशन से आपके अपने आप मन में आ जाएगा। अगर आपके अपने आप मन में आ गया इंट्यूशन से तो मेरी जिंदगी सफल है, मैं समझ जाऊंगा मेरा काम कंप्लीट है। मेरा काम ही यही है, मैं बातें ऐसे ऐसी बोलता हूं और उसके बाद कंक्लूजन में चाहता हूं कि आप खुद से निकाल के बैठ जाए। अगर आप खुद से कंक्लूजन निकाल के तो मेरा जिंदगी सफल है भाई। ठीक है, चलो ठीक है, मैं अपने आप आपको आएगा, मैं ये डेफिनेशन को यूज कर रहा हूं, अपने आप से समझ में आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, मैं और ज्यादा नहीं बोलता, आपको अब काफी हद तक चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन पे जंप करते हैं और इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग कंस्ट्रक्शन करके दिखाएंगे। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन स्टडी करते हैं। हटा दूं मैं इसको साइड में, फटाफट नोट डाउन कर लो। पहले कर लिया नोट डाउन, हटा रहा हूं मैं। ठीक है जी, अब आ जाओ फटाफट कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन हम उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, एकदम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। देखो, चीजों को समझने के में अगर आपने जल्दबाजी करी तो आज जल्दबाजी करोगे ना तो कल को फिर आप चीजें भूल भी जाओगे। आराम से स्टेप बाय स्टेप चला करो। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। आप पहली सीढ़ी पे अभी खड़े हो, आप चौथी सीढ़ी पे जंप करते हो, सीधा लंबा पैर रखा आपने और पहले से चौथी सीढ़ी पे आ गए। अब जैसे ही आप चौथी सीढ़ी पे चढ़ोगे तो वहां पे फिर आप डोलना शुरू कर दोगे। आपको डर लगेगा शायद मैं गिर ना जाऊं, आपका प्रॉपर बैलेंस नहीं बन रहा होगा, बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालोगे कि एकदम पहले से चौथी पे आए हो। उसके बाद फिर अगर आप पांचवी सीढ़ी पे जाओगे, छठी सीढ़ी पे जाओगे तो आपको डर लगेगा। क्यों? क्योंकि आप पहले से चौथी पे जंप करा था, आप थोड़े से डरे थे, आपको गिरने का डर लग रहा था। तो अभी तो आप वहीं संभल ही रहे हो, संभलने में इतना टाइम लगाओगे, उसके बाद पांचवी पे चढ़ोगे, उसके बाद छठी पे चढ़ोगे तो टाइम बर्बाद होगा, है ना। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते आए हो, चौथी सीढ़ी पे जब आप आओगे तो एकदम ऐसे स्ट्रेट खड़े होगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप सीढ़ी चढ़ के आए हो, स्टेप बाय स्टेप चढ़ के आए हो ना, फर्स्ट क्लास आपका पूरा कंट्रोल है, कोई गिरने की टेंशन नहीं, कुछ नहीं, स्ट्रेट खड़े होगे। और जैसे फिफ्थ पांचवी सीढ़ी पे पैर रखना होगा, बड़े आराम से पैर रखोगे और चढ़ जाओगे। छठी पे पैर रखना होगा, आराम से चढ़ोगे और चढ़ जाओगे। एंड ऑन, समझ पा रहे हो ना। तो बैलेंस बना के अगर आप चलते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाओगे तो कभी घबराहट नहीं होगी। किसी भी सब्जेक्ट में डीप में जाना होगा, बड़े आराम से डीप में जाओगे, क्वेश्चंस करने होंगे, बड़े आराम से करोगे, सब कुछ करोगे स्टेप बाय स्टेप चलने से। लेकिन अगर आपने स्पीड पकड़ी, पहले से सीधा चौथी पे जंप मारा, पहले से पांचवी पे जंप मारा, तो आप पहले संभल ही नहीं पाओगे, तो आगे काम कैसे करोगे। तो जिंदगी में शॉर्टकट काम नहीं आते भाई, आराम से स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। जितना स्टेप बाय स्टेप चलोगे उतना अच्छे से आप काम को कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट मैं आपको फैक्ट बताता हूं, जितने भी लेजेंड्स देखते हो ना, बड़े बड़े लेजेंड्स को देखो, उन सब ने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया है और हमेशा स्टेप बाय स्टेप चले। शॉर्टकट लेके कोई इंसान आज तक आगे नहीं बढ़ा। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं। एक्टर्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं ना, मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छा, बहुत फेमस एक्टर है। उसका स्ट्रगल सुन के ना मेरा दिमाग खराब हो गया था, मेरे को रात को नींद नहीं आई थी। पता है क्या करते थे वो? मॉर्निंग में चाय और पार्ले जी बिस्किट, मतलब नाश्ते में चाय और पार्ले जी बिस्किट, लंच में चाय और पार्ले जी बिस्किट, डिनर में चाय और पार्ले जी बिस्किट। ठीक है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों टाइम चाय और पार्ले जी बिस्किट। कितने दिन पता है? दिन नहीं, 2 साल। 2 साल उस आदमी ने ऐसा बिताया। 2 दिन बिता दो, आप मैं मान जाऊंगा। चाय पार्ले जी बिस्किट पे जी लोगे क्या आप? बिल्कुल नहीं जिया जाएगा भाई, जान निकल जाएगी, एनर्जी नहीं आएगी बॉडी में। और इतना इतना वो ट्रैवल करते थे, इतना इतना उन्होंने मेहनत करी, एक एक 10-10 सेकंड के सीन के लिए 4-4 घंटे ट्रैवल किया उन्होंने, लोकल ट्रेन में, हैंड्स ऑन, इतना स्ट्रगल किया। 10-12 साल उन्होंने स्ट्रगल किया और उसके बाद जाके उनको अब देखो सक्सेस मिली। तो कैसी सक्सेस मिली आप देख पा रहे हो। तो यही लेजेंड वाली बातें है ना भाई, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप। कहाँ भागना है? भाग के कहाँ जाओगे? क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे भाग भाग के। आराम आराम से ठहर ठहर के काम करो। लगता है कि मेरा फ्रेंड बहुत आगे बढ़ रहा है, वो तो सारा सिलेबस कंप्लीट करके बैठा है, बैठे रहने दो, जो करते उसको करने दो। तुम अपने हिसाब से चलो, अपने तरीके से काम करो और स्टेप बाय स्टेप चलो। टाइम नो डाउट लगेगा, लेकिन ऐसे स्ट्रांग बन जाओगे ना कि आपको कोई हिला नहीं पाएगा। ठीक है, चलो ठीक है भाई, मैं ज्यादा इतनी फिलॉसफी नहीं करता, अब अपने टॉपिक पे आता हूँ। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, देखो, कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर ग्रामर, कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर ग्रामर which generate all strings over a and b, all strings over a and b। ठीक है, कैसे बनाओगे भाई? दुनिया में जितने भी स्ट्रिंग्स हैं ए और बी पे, वो सारे पैदा करवाने हैं आपको एक रेगुलर ग्रामर से। मुझे बताओ आप कैसे बनाओगे? बहुत सिंपल है। पहले तो लैंग्वेज तो समझ पा रहे हो ना भाई, सबसे छोटा स्ट्रिंग नल होगा,
फिर ए, फिर बी, डबल बी, डॉट 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 डॉट, जितने भी स्ट्रिंग्स आप सोच सकते हो ए और बी पे, सभी पैदा करवाने। कैसे कराओगे? देखो सिंपल, स्टार्टिंग देखो, एस इंप्लाइज ए एस। देखो अगर आपने ए एस लगाया तो जितने भी एस चाहोगे आप इससे पैदा करवा लोगे, है ना। 1 A 2 A 3 A 4 A, जितने चाहोगे उतने पैदा करवा लोगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर साथ साथ में लिख देता हूँ बी एस। बीएस लिखने से क्या होगा भाई, जितने जाओगे बी जनरेट करवा लोगे इससे। अच्छा, अब खिचड़ी बनाना है तो खिचड़ी भी बना लोगे, एएस लगा लेना, फिर बीएस बीएस एएस एएस बीएस, ऐसे करके चलते रहना। ये देखो जैसे मैंने बोला एस इंप्लाइज एएस, एस को भगाने के लिए मैंने बीएस बोल दिया तो ए बी एस आ गया। फिर इस एस को भगाने के लिए मैंने एएस बोल दिया तो ए बी ए पैदा हो गया। फिर इस एस को भगाने के लिए ए बी ए एस कर दिया हमने तो ए बी ए पैदा हो गया। फिर इससे ए बी फिर एस लगा दिया, है ना, तो ए बी एंड सो ऑन, ऐसे पैदा होते जाएंगे स्ट्रिंग। तो बन गई हमारी ग्रामर ना? अभी बनी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आखिरी में एस है ना, ये आपको तंग करेगा। तो अगर मैं आपसे सिंपल बात करूं, मैंने सिर्फ इतनी ग्रामर दे दी और मैं आपको बोलूं इसके कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज बताओ, तो आप लैंग्वेज पता है क्या बोलेंगे? आप लैंग्वेज बोलेंगे फाई, एम्प्टी लैंग्वेज। इसके अलावा ये और कुछ जनरेट नहीं करा पाएगी। बात समझ रहे हो? क्यों? कोई स्ट्रिंग ही नहीं है भाई, कहां से स्ट्रिंग पैदा करोगे? बोलो, एस इंप्लाइज एस लगाओगे, बीएस लगाओगे, जो भी लगाओगे, आखिरी में तो एस अटका रहेगा ना। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? सिर्फ टर्मिनल आना चाहिए, नॉन टर्मिनल बीच में नहीं आ सकता। एक तो नॉन टर्मिनल बीच में घुसा ही बैठा, तो आप इसको भगाने का तरीका ढूंढो ना। इस एस से कैसे भागोगे? बात समझ आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो इस ग्रामर की लैंग्वेज जनरेटेड विल बी फाइव, इस वजह से माइंड में फिट करके रखना, ठीक है जी। तो लेकिन हमें दुनिया के सारे स्ट्रिंग्स पैदा करवाने थे, तो फिर हम क्या करेंगे भाई? इस एस से भागने का तरीका मुझे समझ में आना चाहिए। तो भागने का तरीका सोचो भाई क्या होगा? देखो भाई, सबसे छोटा स्ट्रिंग हमें नल पैदा करवाना है ना, तो चुपचाप से बोलो भागने का तरीका हमारा नल होगा, ठीक है जी। अब मैं कह पाऊंगा इसकी लैंग्वेज यही है, ठीक है। तो मैं इस चीज को हटा देता हूँ आराम से। पहले एक बार आराम से वही बात, स्टेप बाय स्टेप चलो भाई, जल्दबाजी मत करो। हाँ जी, इस चीज को पहले नोट डाउन कर लिया ना आपने? हाँ, नोट डाउन करने के बाद इस चीज को हटा देना, ठीक है। हाँ जी, और हम साथ साथ बोल देंगे नल, ठीक है। हाँ जी, तो अब ये ग्रामर क्या करेगी? सारे स्ट्रिंग पैदा करवा देंगे, दुनिया के जितने भी स्ट्रिंग्स हैं पे सब पैदा हो जाएंगे। चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर लो भाई। देखो भाई, सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा भाई? एस इंप्लाइज नल करोगे तो नल स्ट्रिंग पैदा हो गया। अच्छा जी, ए पैदा करवाना है तो मैं यही बोल दूंगा भाई, एस किया था ना, एस को आप नल करके भाग जाना, तो ए आपसे पैदा हो जाएगा, है ना। ए भी पैदा करवाना था तो ए बी किया था, एस किया था, एस को नल करके भाग देना, ए बी पैदा हो जाएगा। ऐसे ए बी ए पैदा हो जाएगा, ए बी डबल ए पैदा हो जाएगा, ए बी डबल ए बी एंड सो ऑन। जो स्ट्रिंग बोलोगे सारे स्ट्रिंग पैदा होंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो भागने का तरीका हमारा क्या रहेगा? नल। भागने का तरीका समझ में आ रहा ना? भागने का तरीका मतलब इससे हमें भागना है। अगर आप नहीं भागोगे तो फिर सारी उम्र सेंटेंशियल फॉर्म में ही घूमते रहोगे, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा सबको। चलो ठीक है जी। अब देखो मैं आपसे क्या पूछता हूँ, एक बड़ी अच्छी थ्योरम है, वो थ्योरम मुझे प्रूव करनी है, तो उसके लिए मैं एक आधी बात आपके साथ और करता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे को जरा समझाओ। अगर आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ चुकी है तो मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हटा दूं मैं एक बार इसको? नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? ठीक है। अब देखो भाई, मैं आपको क्या कहता हूं, मैंने आपके सामने एक और ग्रामर लिखी, और ग्रामर क्या लिखी? यही ग्रामर ही थी। मैंने ना इसके अंदर एक प्रोडक्शन और ऐड कर दिया ए। अब आप जरा मुझे बताओ, क्या ये कुछ एक्स्ट्रा काम करेगी, कम काम करेगी, या उतना ही काम करेगी? काम करना मतलब मतलब स्ट्रिंग जनरेट करना या लैंग्वेज? तो लैंग्वेज बात करो भाई, कैसे जनरेट करेंगे बताओ, बोलो भाई। अगर आपको लगता है कि हमें ए डालने से कोई और नए स्ट्रिंग पैदा हो जाएंगे, तो ये भाई सॉरी टू से ये आपकी बेवकूफी है। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये दुनिया के सारे जितने भी स्ट्रिंग्स हैं अरबी पे ये जनरेट करके देगी। तो दुनिया के सारे स्ट्रिंग आ रहे, उससे और फालतू क्या लेके आ सकते? कुछ नहीं लेके आ सकते। फालतू तो कुछ लेके आ नहीं सकते। कम सोचोगे तो कम भी, आई थिंक, चलो खुद से सोचोगे, क्या लग रहा है आपको? नहीं, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। इसको ऐड करने से कोई फायदा नहीं हुआ मुझे, मतलब ना तो ये कुछ एक्स्ट्रा काम कर पाएगी, ना ही ये कोई कम काम कर पाएगी। इसका सिंपल प्रूफ मैं आपको समझाता हूं। ये देखो, ये एनालिसिस की पावर मैं आपसे चाहता हूं आपके अंदर पैदा हो जाए। देख लो, ये सब एनालिसिस की पावर कंस्ट्रक्शन से ही आएगी, ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो मैं क्या बोलूंगा, एस इंप्लाइज एस एंड एस गोज टू नल। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने घुमा फिरा के S implies A पैदा करवा लिया, है ना। तो डायरेक्टली मैं क्या कर देता हूं, A फॉलोड बाय नल इज नथिंग बट A ओनली। तो मैं सिंपली ऐसे कह सकता हूं, हमने S को यहां से नल बना के भगाया है, तो फाइनली हमने S implies A कह दिया। डायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं। तो मतलब 2 स्टेप्स में मैं S से A तक पहुंच सकता हूं। तो S implies A क्या करेगा भाई? एक स्टेप में पहुंचा देगा, और क्या करेगा? थोड़े से मूव्स या थोड़े से यू कैन से प्रोडक्शन रूल कम हो जाएंगे, बस। और क्या, कोई भी स्ट्रिंग पैदा करना है और इससे प्रोडक्शन रूल आपके कम हो जाएंगे, और क्या होगा? इससे ऊपर कुछ नहीं होने वाला। तो ये तरीका है, ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए कि ए डालने से कुछ एक्स्ट्रा काम होगा कि नहीं होगा। मैं बोलूंगा कोई नया काम नहीं होगा। सिंपल बात है भाई, एस इंप्लाइज एस, एस इंप्लाइज नल। तो एस इंप्लाइज ए आपको दे रहा है ना भाई, एस इंप्लाइज एस लगा लेना, एस को नल कर देना, तो एस से ए आपने पैदा कर ही लिया। 2 स्टेप में पैदा किया, यहां से 1 स्टेप में पैदा जाएगा, और क्या हुआ?
कोई नई बात नहीं है, तो समझ पा रहे हो कि भाई ना तो कम काम होगा ना ज्यादा काम होगा, सिर्फ उतना का उतना काम रह जाएगा। मतलब मेन बात क्या है, ये ग्रामर, और दोबारा से मैं लिखता हूं कोई बात नहीं, एस इंप्लाइज एएस बीएस और नल, ये ग्रामर ये दोनों इक्विवेलेंट है। अब आपको समझाएगा इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। इसकी जो लैंग्वेज जनरेट होगी और इससे जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो दोनों एकदम सेम होगी। बात पकड़ में आ गई? अच्छा जी, अब एक बात मैं और पूछता हूं आपसे, एक और मैंने ग्रामर लिखी, आप आई थिंक आप पकड़ गए होंगे, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप पकड़ गए होंगे। लो भाई ये क्या करेगी, हाँ जी बोलो भाई ये क्या करेगी, बी और एक्स्ट्रा डाल दिया ना, तो बोलो भाई क्या बी डालने से कोई नया काम करके देगी? नहीं, एस सिंप्लाइज बी एस सिंप्लाइज नल, तो एस सिंप्लाइज बी, अगेन वही बात है भाई, दो स्टेप्स में काम होगा, एस सिंप्लाइज बी पैदा करवाने के लिए एस सिंप्लाइज बी एस और नल करके भागोगे और यहां से एक स्टेप में काम हो जाएगा। तो कोई खास फर्क नहीं है भाई, मतलब खास फर्क क्या, कुछ है ही नहीं फर्क, दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो अगेन वही बात आएगी, तो ये तीनों की तीनों इक्विवेलेंट मैंने ग्रामर लिख के दिखाई हैं, किसके लिए, टू जनरेट ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी। यही पावर मैं आपके अंदर चाह रहा हूं, ये एनालिसिस की पावर अगर आपके अंदर है तो एक झटके में आंसर आएंगे, नहीं तो फंसे रहोगे भाई। ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपको गेट एग्जाम में नजर आएंगे, आजकल एमएसक्यू आ रहे हैं ना, तीनों ऑप्शन आपको नजर आएंगे और आप फंस जाओगे। आप तीनों में से किसी एक पे टिक लगा के आओगे या दो को लगा के आओगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको नंबर 0 ही मिलेंगे जब तक तीनों पे टिक नहीं लगाओगे। आपको पता ना एमएसक्यू में पार्शियल मार्किंग नहीं है भाई, तो तीनों पे टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अब आपको समझ में आएगा भी कंस्ट्रक्शन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतने माइन्यूट और बेसिक से पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ धीरे धीरे डिस्कस करता रहूंगा, जिससे आपका माइंड ओपन अप हो जाएगा और आप क्वेश्चन को देखते एक झटके में बता दोगे, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं। तो पहली कंस्ट्रक्शन हम देख ली। अच्छा जी, अब एक नई बात, एक नई थ्योरम जो मैं चाह रहा था, मैं वो आपको थ्योरम भी बताता हूं। कोई भी रेगुलर लैंग्वेज बोल दो, दुनिया की कोई भी रेगुलर लैंग्वेज, उसके लिए एक दो नहीं, मैं इनफाइनाइट रेगुलर ग्रामर लिख सकता हूं। पॉइंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं आराम से, इसको पहले नोट डाउन कर लो आराम से। कर लिया नोट डाउन? हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है, हटा रहा हूं। हाँ जी, तो अब मैं क्या कह रहा हूं भाई, थ्योरम जैसे मैंने आपको 3 लिख के दिखाई है ना, मैं इनफाइनाइट लिख सकता हूं भाई, मेरे को कोई रोक ही नहीं सकता। मैं और दिखाता हूं आपको भी, टेंशन की बात नहीं, पर पहले वो सुनो, क्या कहते हैं थ्योरम सुनो। थ्योरम क्या है भाई, फॉर एनी रेगुलर लैंग्वेज, फॉर एनी रेगुलर लैंग्वेज वी कैन हैव इनफाइनाइट रेगुलर ग्रामर्स जनरेटिंग इट। उसको जनरेट करने के लिए इनफाइनाइट रेगुलर ग्रामर्स है, लिख के दिखाऊं और आपको अपने फील आ जाएगा। ये देखो भाई, सबसे छोटी और सबसे बेसिक तो मैंने ये लिख के दिखाई थी, इससे बड़ी फिर मैंने बोला एस सिंप्लाइज ए एस बी एस नल और ए, और बड़ी करने के चक्कर में मैंने बोल दिया एस सिंप्लाइज ए एस बी एस नल ए और बी, ये सब इक्विवेलेंट निकल के आई थी। और बड़ी चाहिए, और बड़ी लो, मैं बोलता हूं एस सिंप्लाइज ए एस बी एस नल ए बी ए और ए इंप्लाइज ए और नल। ये भी तो यही काम करेगी, क्या टेंशन है भाई, सारा काम यहां से करते रहना, यहां जाना ही मत। कौन कह रहा है आप यहां पे जाके काम करके आओ, मत जाना यहां पे। और कोई नया स्ट्रिंग तो पैदा होने नहीं वाला, मैंने जब आपको बोल दिया दुनिया के सारे स्ट्रिंग ये पैदा कर देगी, तो फिर इन सबसे कुछ नया काम तो होने नहीं वाला ना। इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और आपको छूट होती है ग्रामर में, कोई भी प्रोडक्शन लगाओ कोई भी प्रोडक्शन ना लगाओ, आपकी मर्जी है। तो इस तरफ मैं कभी जाऊंगा ही नहीं, मैं यहीं से सारा काम अपना करता रहूंगा। और चाहिए तो अब वही बात है भाई, लो मैं यहाँ पे बी ए ओ डाल देता हूं, और चाहिए तो लो मैं यहाँ पे ए बी करके भाग जाता हूं, और चाहिए तो लो मैं बी से और प्रोडक्शन पैदा करनी शुरू कर देता हूं। जो बोलोगे मैं वो काम करके दिखाऊंगा, यही शुरू हो जाओ, ए सी है ना, बी डी डॉट 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 डॉट, जितना चाहो उतना बढ़ा देना इस ग्रामर को, कोई नहीं रोक रहा भाई। बात समझ रहे हो? तो अब आपको फीलिंग आ गई होगी, कोई भी रेगुलर लैंग्वेज आ जाए मैं उसके लिए इनफाइनाइट रेगुलर ग्रामर लिख के दिखाऊंगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इनफाइनाइट आती है तो सोचो प्रोफेसर के पास कितनी ज्यादा छूट है ना, वो जितनी चाहेगा ना, 4 ऑप्शन ही चाहिए ना उसको, इनफाइनाइट ग्रामर्स हैं, 4 ऑप्शन आपको क्यों नहीं दे सकता? और एमएसक्यू में वो क्यों नहीं डाल सकता क्वेश्चन? अगर आपकी एनालिसिस स्ट्रांग होगी तो आप एक झटके में बता देंगे भाई 4 ऑप्शन ठीक है, नहीं तो आप कुछ भी नहीं बता पाएंगे। तो देख पा रहे हो, यही पावर है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ वैरायटी बहुत ज्यादा है इन सब चीजों में, जहां वैरायटी वहां क्वेश्चन आया, ठीक है। चलो ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग शिफ्ट होते हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो मैं साइड में फटाफट पहले इसको नोट डाउन कर लो आराम से, ठीक है। चलो ठीक है, आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा आपने। मैं हटाता हूं इस चीज को और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब जंप करते हैं, हटा रहा हूं मैं। हाँ जी, अच्छा एक बात मेरे मन में और आ रही है, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूं। देखो सिंपल बात है एकदम, जैसे मैंने ग्रामर लिखी एस सिंप्लाइज ए एस बी एस, मैंने भी आपको समझाया था भाई यहाँ पे भागने का तरीका ही नहीं है, मतलब एस टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब लैंग्वेज जनरेटेड 5 होगी।
और कोई ग्रामर लिख सकते हो जो 5 जनरेट करती हो कि हाँ जी जितनी बोलोगे मैं उतनी लिख के दिखाऊंगा, बी एस ए इम्प्लाइज ए और बी ए और बी और बी इम्प्लाइज ए बी, बस टर्मिनेट किसी को भी मत कराना। देख पा रहे हो, ए एस बी एस, कहीं से भागने का कोई तरीका नहीं है। तो एस से भागोगे तो ए पे आओगे, ए से भागोगे तो बी पे आओगे, बी से भागने का कोई तरीका ही नहीं है, तो क्या करोगे आप, फंस जाओगे। लो जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स करने तो लो मैं एस कर देता हूं, तो यहां से भागोगे तो एस पे आओगे, तो इन्हीं में घूमते रहोगे सारी उम्र, एक भी स्ट्रिंग आप इससे पैदा नहीं कर पाओगे। तो समझ पा रहे हो भाई लैंग्वेज जनरेटेड विल बी 5। तो 5 पहचानना बड़ा आसान है पेपर में, देख लेना कहीं से कोई भी टर्मिनेट ना कर रहा हो, ठीक है, कोई बात है। और भी बहुत कुछ है, स्टेप बाय स्टेप मैं बोलूंगा, है ना। ये कोई जरूरी नहीं कि कोई भी टर्मिनेट नहीं कर रहा तो फिर उसकी लैंग्वेज तो 5 है ही है, लेकिन कोई टर्मिनेट कर रहा है तो उसकी लैंग्वेज 5 नहीं हो सकती। बात आ सकती है आपके मन में, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, वही बात है, मैं बिल्कुल अभी स्टार्टिंग में ना, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा डीप में जाऊंगा तो आप लोग फंस जाओगे, बट स्टिल बात आई है तो मेरे को करनी है, मैं ऐसे बात बीच में अधूरी छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं तो आपके दिमाग में घूमती रहेगी। क्या बात बोली मैंने बोला कि अगर कोई भी सिंबल देखो यहाँ से टर्मिनेट नहीं कर रहा, मतलब भागने का तरीका कोई है ही नहीं, तो मैंने बोल दिया कि ठीक है जी लैंग्वेज जनरेटेड हमारी 5 होनी है, कंफर्म है। लेकिन अगर, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई ना कोई सिंबल हमारा टर्मिनेट कर रहा होगा तो फिर पक्की बात है लैंग्वेज 5 नहीं हो सकती। नहीं, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एस इंप्लाइज ए एस बी एस और ए, ठीक है, ए इंप्लाइज ए और बी ए और साथ साथ बी इंप्लाइज बी। लो मैंने ये ग्रामर लिख के दिखा दी। अब देखो भी बी तो टर्मिनेट कर रहा है ना, बी से तो भागने का रास्ता है ना, बी करके भाग सकते हैं, लेकिन खास बात देखो भी जब मैं एस से शुरू हुआ या तो एस पे भटकूंगा या ए पे आऊंगा, और ए से बी पे पहुंचने का रास्ता ही नहीं है। मतलब जब आप स्ट्रिंग जनरेट करना शुरू करोगे, ऐसे शुरू करोगे ना, ऐसे आपने शुरुआत करी, आप बी तक पहुंच ही नहीं सकते, तो वहीं पे मैं फंस गया। तो इसका मतलब ये जो लैंग्वेज जनरेट करेगी ना वो भी लैंग्वेज 5 ही होगी। इस बात को पकड़ा कि नहीं पकड़ा आप लोगों ने? आराम से स्टेप बाय स्टेप चलो भाई, मैं बहुत ज्यादा तेज भागूंगा तो वही बात है फंस जाओगे आप लोग, मैं ज्यादा इतना करना नहीं चाह रहा हूं, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से बोल रहा हूं। बोलो भाई यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? मैं और ज्यादा अब नहीं बोलूंगा, बस मैं अब अपने क्वेश्चन पे जंप करूंगा, ज्यादा भटकाऊंगा तो आप लोग भटक जाओगे, ठीक है। चलो ठीक है जी, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, बस मैं और ज्यादा नहीं बोलता, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो हटा रहा हूं मैं इसको, हटा दूं, धीरे धीरे आराम आराम से, प्रेशर मत लेना दिमाग पे, ग्रामर तो बड़ी मुश्किल है, समझ नहीं आ रही है एंड सो ऑन, सब समझ में आएगा, थोड़ा सा तो पेशेंस रखो, थोड़ा टाइम तो डिवोट करो, जितना टाइम डिवोट करोगे सब आएगा, और स्टेप बाय स्टेप मैं बोलूंगा तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। ओके चलो ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब हम आ रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर ग्रामर व्हिच जनरेट ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी व्हिच एंड्स विद ए, व्हिच एंड्स विद ए। बताओ भाई कैसे बनाओगे व्हिच एंड्स विद ए। अच्छा पहली बात तो ये समझ लो भाई, जैसे मैंने अभी आपको ग्रामर क्या दिखाई थी भाई, एस इंप्लाइज ए एस बी एस और नल, जो कि दुनिया के सारे स्ट्रिंग पैदा करवा रही थी ए और बी पे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं, एस इंप्लाइज ए एस बी एस, ये क्या करता है भाई, एस इंप्लाइज ए एस बी एस क्या करता है भाई, ए और बी की खिचड़ी बनाता है, और जितने चाहो ए और बी ला सकते हो, मतलब कुछ भी आप ए और बी का कुछ भी लाना चाहते हो तो ए एस बी एस से लेके आ सकते हो। इतनी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बस अब इसी चीज का यूज मैं यहाँ करूंगा। मैंने क्या बोला भाई, एंड्स विद ए, एंड्स विद ए का मतलब क्या होगा, शुरू में कुछ मर्जी आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी, आखिरी में ए जरूर नजर आना चाहिए, यही होगा ना एंड्स विद ए। तो इसका मतलब आप समझ गए होगे भाई हमें करना क्या है भाई, ए एस बी एस हम लगाएंगे जिससे सारा कुछ पैदा होता रहेगा, ए और बी की खिचड़ी बनती रहेगी। भागने का तरीका मैं ए बोल दूंगा नल की बजाय, बस हमारा काम हो गया, है ना। भागने का तरीका ए हुआ, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो भाई ए एस, फिर इससे बी एस, इससे ए बी ए एस डॉट डॉट डॉट, जो चाहो वो लाना। जब आप भागोगे तो ए से ही भागोगे, मतलब शुरू में कुछ मर्जी लगाते रहना ए और बी का कॉम्बिनेशन, लास्ट में ए जरूर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ भाई, एंडिंग विद ए हो गया। तो मतलब एस को भागने का तरीका हमने ए देना और कुछ नहीं देना, तो हमारी बात नहीं खत्म हो जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। ओके अच्छा जी, अब वही बात है, आपको लगेगा कि सर अगर हम ऐसे काम करें तो ए एस बी एस और ए और साथ साथ नल भी रहने देते तो क्या फर्क पड़ जाता भाई। अगर आप नल रहने देते ना तो गड़बड़ हो जाती। क्या गड़बड़ हो जाती, मैंने भी आपको वैसे थोड़ी देर पहले समझाया भी था। ये ग्रामर क्या जनरेट करती है, याद है ना आपको, मैंने अभी समझाया था आपको, ए एस बी एस और नल था, साथ में मैंने ए और घुसा देते, मैंने कहा था इसी को नया काम देने वाला, सारे स्ट्रिंग्स पैदा होंगे ए और बी पे, है ना, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स और ए एंड बी हम इससे पैदा कर सकते हैं। देखो भाई वही बात है, इससे सारे स्ट्रिंग्स आ रहे हैं ए और बी पे, लेकिन ये क्या कह रहा है भाई, एंड विद ए, तो ये ऑब्वियसली दोनों ग्रामर इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। ये तो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स है और ये एंड विद ए है। तो फिर अब आपके मन में आ सकता है कि सर ये जो ग्रामर जनरेट करेगी लैंग्वेज, एंड्स विद ए भी तो है ही, है ना, जब सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स सारे तो एंड्स विद ए भी तो है, उससे कुछ फालतू तो पैदा करे तो क्या फर्क पड़ रहा है।
फर्क पड़ रहा है भाई। आपको ध्यान रखना है एक बात, बड़ी बेसिक सी बात मैं अभी आपको ये समझा देता हूं। अगर मैं किसी लैंग्वेज के लिए रेगुलर ग्रामर लिख रहा हूं ना, तो रेगुलर ग्रामर वो लैंग्वेज कब जनरेट करेगी, जब उस रेगुलर ग्रामर से सारे वो स्ट्रिंग पैदा होने चाहिए जो लैंग्वेज के अंदर है। मतलब ऐसा एक भी स्ट्रिंग ना हो जो लैंग्वेज में हो लेकिन ये ग्रामर जनरेट नहीं कर सकती, और ऐसा एक भी स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए जो ग्रामर जनरेट कर रही है बट लैंग्वेज में ना हो। पकड़ में आई बात? डीप में बात है, आराम आराम से मैं लिखता हूं। देखो भाई, मैंने कोई रेगुलर ग्रामर लिखी किसी लैंग्वेज एल के कॉरस्पॉन्डिंग, एल में बहुत सारे स्ट्रिंग्स होंगे, तो इस ग्रामर ने कोई भी ऐसा स्ट्रिंग पैदा नहीं करना जो लैंग्वेज में ना हो। मतलब ग्रामर ने कुछ फालतू काम करके नहीं देना, ये ग्रामर आपको फालतू काम करके दे रही है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग पैदा करके दे रही है जो इसमें नहीं है। मतलब जो ये ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स और ए एंड बी व्हिच एंड्स विद ए, ये लैंग्वेज है ना हमारे पास, इस लैंग्वेज में ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग्स हैं, सॉरी ये ग्रामर ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग पैदा करके दे रही है जो इस लैंग्वेज में नहीं है, तो इसका मतलब ये ग्रामर इस लैंग्वेज के लिए नहीं चलेगी। बात समझ आई? आराम आराम से बोल रहा हूं, प्लीज स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करो। दोबारा से मैं बात समझाता हूं। रेगुलर ग्रामर से मैंने बोला कि इस लैंग्वेज के कोरस्पॉन्डिंग मैंने ये रेगुलर ग्रामर लिख के दे दी, तो इसका मतलब क्या होगा, रेगुलर ग्रामर ने कोई भी ऐसा स्ट्रिंग पैदा नहीं करना जो इस लैंग्वेज में ना हो। दूसरी बात, लैंग्वेज में कोई ऐसा स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए जो ये ग्रामर पैदा नहीं कर पा रही। ठीक है, तो सिंपल बात करूं, ना कम ना ज्यादा, सिर्फ उतना काम करना है जितना कहा जाए। कम वाली बात का मतलब क्या हुआ, ग्रामर कोई ऐसे स्ट्रिंग पैदा नहीं कर पा रही जो लैंग्वेज में है, ये बात होगी कम, मतलब ग्रामर ने कम स्ट्रिंग पैदा करे लैंग्वेज से। ज्यादा वाली बात क्या हो जाएगी, ग्रामर ने कुछ स्ट्रिंग एक्स्ट्रा पैदा कर दी जो लैंग्वेज में ही नहीं है। तो ना कम ना ज्यादा, सिर्फ उतना काम करना होता है जितना कहा जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको बोलूं कि ये ग्रामर किसके लिए, ये ग्रामर इस लैंग्वेज के लिए है नहीं। नो डाउट ये ग्रामर सारे वो स्ट्रिंग पैदा कर रही है जो इस लैंग्वेज के अंदर हैं, लेकिन ये ग्रामर कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रिंग भी दे रही है। एग्जांपल देखो भाई, लो एस इंप्लाइज नल, नल स्ट्रिंग इसमें कहां है भाई, एंड विद ए थोड़ी होता है नल, तो ये जनरेट करके दे रही है ये ग्रामर। और बोलो भाई, जैसे देखो ए बी है ना, ए एस लगा लिया, देखो स्टेप बाय स्टेप चलता हूं, ए एस लगा लिया, फिर ए बी एस लगा लिया और एस को नल करके भाग गए, तो ए बी स्ट्रिंग पैदा हो गया। ए बी कहां से एंडिंग में दिया है भाई, बात नहीं बनने वाली, तो बात गलत है। आई थिंक आपको समझाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रिंग पैदा करके दे रही है, नहीं बनेगी। बहुत ज्यादा भी क्या, एक भी ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई, एक भी ज्यादा नहीं होना चाहिए और एक कम भी नहीं होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, सिर्फ उतना काम करना है जितना कहा जाए, एक भी फालतू या कम नहीं हो सकता। आई थिंक मैंने काफी स्ट्रेस दे दिया, आपको समझा चुका होगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलना भाई, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आराम आराम से चलो, ठीक है जी। तो ये ग्रामर एकदम फर्स्ट क्लास ठीक लिखी है, ये ग्रामर गलत है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, अब वही बात है, मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट ग्रामर एग्जिस्ट करती है, तो और चाहिए तो और मैं बना के दिखाता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं ऐसे भी बोल सकता था, एस इंप्लाइज ए एस बी एस, ओके, और ए और ए गोज टू नल। क्या टेंशन है आपको, लो भाई, है ना, क्या दिक्कत है, ए एस बी एस करते रहना आप लोग, जो चाहो को जनरेट कराते रहना। भागने का तरीका क्या होगा भाई, ए और ए ने नल करके भागना ही है, हमारी बात वहीं खत्म हो जाएगी, तो एंडिंग में ए ही आएगा, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, कभी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है जी। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों का, है ना। मेरे को और ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, जितने चाहो भाई उतने तरीके से ग्रामर लिख सकते हैं, इनफाइनाइट तरीके हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। थोड़ा और फीलिंग चाहिए ना आपको, तो मैं फीलिंग आपको देता हूं, लो भाई, और इसके इक्विवेलेंट में लिख के दिखाता हूं। देखो भाई, एस इंप्लाइज ए एस, अरे बहुत तरीके हैं, ए और बी बी, है ना, ए गोज टू नल कर देना और बी गोज टू बी चला देना, छोड़ देना, है ना। अब देखो भाई, अब मैं वही बात बोलूंगा, ए एस बी एस ए, है ना, ए से नल करके भाग सकते हो, तो मतलब अब वही बात है ना, ग्रामर आपने लिखे तो आपकी मर्जी है प्रोडक्शन में कौन से यूज करो और कौन सा यूज ना करो, तो आप इन्हीं को यूज करते रहना, क्योंकि जैसे ही आप बेबी पे जाओगे तो फिर यहां से आप फंस जाओगे, क्योंकि ये टर्मिनेट ही नहीं करता, तो वो स्ट्रिंग पैदा कर ही नहीं पाएगा। तो मैं इस बात को यूज ही नहीं करूंगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या करना चाहता हूं, ये फालतू का मैंने घुसा दिया। अब वही बात है, ये घुसाया तो आप सी घुसा लेना, डी घुसा लेना, जितना चाहो उतना घुसा लेना, तो इनफाइनाइट तरीके हैं, सीधी सी बात आप समझ चुके होंगे, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप इस बात पे चले भी गए गलती से, तो इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, इस बात को यूज मत करो। एनएफए टाइप, एनएफए क्या कहता था, अपनी मर्जी से जो मन करे वो काम करके दिखाना, है ना। मतलब किसी तरीके से स्ट्रिंग हमें एक्सेप्ट कराना होता है, भटकने के बहुत रास्ते थे, एक भी रास्ते से स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा तो हमारा काम होगा। तो वही बात है, यहाँ पे भटकने के बहुत रास्ते हैं भाई, भटकना नहीं है आपको, स्ट्रिंग पैदा करवाना है। पैदा करवाने के लिए हमारे पास ये 3 रास्ते हैं, हम इन 3 रास्तों में से कोई एक रास्ता अपनाएंगे, इसको अपनाएंगे नहीं, क्योंकि इस पे गए तो फंस जाएंगे, अब बाहर ही नहीं निकल सकते। आई थिंक आप समझ गए होंगे, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, एकदम क्लियर हो गया। तो इनफाइनाइट तरीके हैं, इनफाइनाइट तरीके मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट पे हम आते हैं, हटा दो इस चीज को, हटा रहा हूं मैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखो भाई, कंस्ट्रक्ट रेगुलर ग्रामर विच जनरेट ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी विच एंड्स विद ए, हमने देखा है। अब मैं क्या बोलूंगा भाई, एंड्स विद बी। क्या टेंशन है आपको,
एक झटके में आंसर आएगा। क्या है लो, एस इंप्लाइज ए एस बी एस एंड्स विद बी का था ना, तो भागने का तरीका एस से बी छोड़ देना और कुछ छोड़ना ही मत, बस वही काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस इसके आगे और कुछ मत डाल देना भाई प्लीज। नल डालो, ए डालो ना, सारी गड़बड़ हो जाएगी भाई। नल डाल दिया तो फिर सारी दुनिया के स्ट्रिंग्स पैदा होने लग जाएंगे, ए डाल दिया तो फिर एंडिंग विद ए पैदा होने लग जाएगा, तो बात बिगड़ जाएगी। तो बिगाड़नी नहीं है, इतनी इतनी रखनी है बस आपको, कुछ नहीं करना। ठीक है, ए एस बी एस और बी ऑप्शंस आएंगे ना ऐसे, एक ये ऑप्शन देगा आपको पेपर में, एक ये ऑप्शन देगा, है ना, और एक ऑप्शन ये दे देगा एस इंप्लाइज ए एस बी एस बी और ए, और एक ऑप्शन ये दे देगा ए एस बी ए और नल। तो किस पे टिक लगेगा, सिर्फ इस पे, बाकी ये सब गलत है। क्यों? क्योंकि ये कुछ कुछ फालतू जनरेट करके देने शुरू कर देंगे, है ना। ये क्या दे देगा, एंडिंग विद बी और एंडिंग विद ए, है ना। मैं तो कहा सिर्फ एंडिंग विद बी होना चाहिए। ये तो दुनिया के सारे स्ट्रिंग पैदा करके दे देगा आपको। ठीक है, ये भी दुनिया के सारे स्ट्रिंग पैदा करके दे देगा। क्यों? आपको बस कुछ नहीं देखना, ये देखना ए एस बी एस और नल है ना, तो दुनिया के सारे स्ट्रिंग आएंगे, बस खत्म कहानी, आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आप समझ गए होगे, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हटाओ मैसेज को, चलो ठीक है आगे बढ़ता हूँ, हटा रहा हूँ मैं। अच्छा जी, आप देखो भाई नेक्स्ट वही बात है, इनफाइनाइट तरीके, प्लीज बार बार मेरे से मत बुलाओ, आप जितने चाहना उतनी ग्रामर लिख सकते हो एंडिंग विद बी के लिए, अपने अपने आप सोचना। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। विच एंड्स विद डबल ए, अब हम क्या करें भाई, एंड्स विद डबल ए, बहुत सिंपल, मैं क्या बोलूंगा भाई, एस इंप्लाइज ए एस बी एस और एस से भागने का तरीका डबल ए। बात बिल्कुल ठीक है, बट ये रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये नॉर्मल हमने रेगुलर ग्रामर लिख के दिखाई है, मेरे को रिस्ट्रिक्टेड के अकॉर्डिंग लिखना है, तो एक टेंशन वाली बात नहीं, आप एक झटके में लिख देंगे। कैसे करोगे भाई, देखो हम ऐसे बोलेंगे एस इंप्लाइज ए एस बी एस ए और ए इंप्लाइज ए, क्या टेंशन है आपको, एक आराम से आंसर आया, है ना। आई थिंक क्लियर होगा सबको, मेरे ख्याल में कोई ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है जी, अब वही बात आएगा अभी, एंडिंग विद बी बी, एंडिंग विद ए बी, एंडिंग विद बी ए, डॉट डॉट डॉट, कुछ मर्जी एंडिंग विद आ जाए, आई थिंक आप आराम से क्वेश्चन को कर जाएंगे। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, पकड़ गए आप लोग। चलो ठीक है, अब हम आते हैं जी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, कैटेगरी बाय कैटेगरी चल रहा हूं, देख रहे हो आप, एंडिंग विद समथिंग, अब वही बात है, स्टार्टिंग विद समथिंग पढ़ाऊंगा, एंड्स ऑन, एफ से लिंक कर पा रहे हो कि नहीं, बस धीरे धीरे अब आपके राज खुलने शुरू हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन क्यों करा रहा हूं ना, ये चीज मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा, इस तरीके से क्यों करा रहा। थोड़ी सी देर और देखो, आपको अपने आप से आंसर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, बट वही बात है, मैं शुरू में ही अगर सारे शॉर्टकट सारा कुछ आपके आगे रख दूंगा ना, तो फिर आप सब ये पढ़ोगे नहीं, और ये पढ़ोगे नहीं तो क्वेश्चन आएंगे तो भी गलत हो जाएंगे भाई, है ना। प्रैक्टिस तो करेंगे नहीं आप, पेशेंस तो आपके अंदर होगी नहीं, आप कहोगे ठीक है जी कर लेंगे, शॉर्टकट तो सर ने बता ही दिए हैं, बट बात बनेगी नहीं ऐसे। जरा सा भी इधर उधर कर दिया तो आप फंस जाओगे, और आप गलत करके आओगे तो मेरे को बहुत ज्यादा दुख होता है भाई, है ना। मेरा स्टूडेंट को इसीलिए मिस्टेक करके आएगा तो मेरे को बहुत ज्यादा दुख होगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम लगा करके आराम से चीजें समझाता हूँ। चलो ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इस चीज को। ठीक है, हाँ जी, तो शॉर्टकट्स हैं नो डाउट, मैं आपको भी सिखाऊंगा, बट एक बारी में सब सिखा दिया तो फिर वही बात है, आप फिर एक्चुअल जो कंसेप्ट्स है वो सीखोगे नहीं, और वो नहीं सीखे तो फिर वही बात है, गेट एग्जाम में प्रोफेसर फंसाएंगे। मैं आपको बार बार बताता हूँ, प्रोफेसर बड़े इंटेलिजेंट हैं, उनको सब पता है बच्चा कहाँ फंसता है, क्या शॉर्टकट पढ़ के आया, क्या शॉर्टकट नहीं पढ़ के आया, वहीं से क्वेश्चन बना के वहीं आपको फंसा देंगे। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता आप लोग फंसो। चलो ठीक है जी, अब हमारे नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर 2, वैसे तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 बहुत कुछ देख लिया, बट वो कैटेगरी समझ लेना। अब नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है, कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर ग्रामर विच जनरेट ऑल द स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी व्हिच स्टार्ट्स विद ए। बोलो भाई कैसे बनाऊंगा, बहुत सिंपल, स्टार्ट्स विद रेगुलर ग्रामर। देखो एस इंप्लाइज ए से शुरू करवाना ना, ऐसे बात करो, ए से शुरू हो गया, उसके बाद कुछ मर्जी है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, एस से ए, क्योंकि एस से स्टार्ट करना होता है हमें, तो एस इंप्लाइज ए। अच्छा जी, अब ए पे आने के बाद अब कुछ मर्जी है, समझ पा रहे हो भाई, ए बी ए और नल, काम खत्म। ठीक है, अब वही बात है भाई, कई स्टूडेंट्स ना रटते थे क्लास में, जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था तो उनको मतलब बहुत दिक्कत महसूस होती थी कि मैंने बोला कुछ भी जनरेट करवाना है, तो वो बोलते थे कि सर आपने तो बोलता कुछ भी जनरेट करवाने के लिए एस इंप्लाइज ए एस बी एस ये होता है, लेकिन यहाँ पे आपने ए बी ए कैसे बोल दिया। प्लीज आपको अपने आप से समझ में आ रहा होगा, थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस आपके अंदर होनी चाहिए। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, बीटेक पास आउट करके आए, थोड़ा तो आप समझ पा रहे होंगे भाई, एस इंप्लाइज ए एस बी एस करो या ए इंप्लाइज ए बी ए करो, इसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, बात तो बराबर ही है ना, समझ पा रहे होगे आप लोग। ठीक है, इतना बेसिक बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है जी, वो बहुत गए गुजरे बच्चे होते थे जिनके दिमाग में आता था। ठीक है चलो अच्छा, और फाइनली हम नल करके क्यों भागे हैं, आप समझ पा रहे हो कि भाई एक बार ए पे आ गए हो तो कोई दुनिया का कोई भी स्ट्रिंग आ जाए, हमें सारे पैदा करवाने हैं, तो दुनिया का सारे स्ट्रिंग पैदा कराने का तरीका ए बी ए और नल, मैंने अभी आपको समझाया था। ठीक है जी, वो सब पैदा हो जाएगा। अब आपके मन में आ सकते हैं भाई, एस इंप्लाइज ए आपने लिया था, उसके बाद ए से ही सारा कुछ क्यों पैदा करवाया, ऐसे ही पैदा करवा लेते ना, ये डाउट अच्छा है, ये स्टूडेंट पूछते थे, तो ऐसे मैंने क्यों नहीं पैदा कराया। देखो भाई, बोलूंगा एस इंप्लाइज ए एस,
जैसे ही मैं BS बोलूंगा ना मैं वहीं फंस जाऊंगा। क्यों? मैंने स्टार्टिंग विद ए कहा था भाई। अब प्रोडक्शन रूल में ये कोई बात थोड़ी है कि आप पहले यही प्रोडक्शन रूल लगाओगे, ये नहीं लगा सकते, ये पहले ये बाद में, ऐसा कुछ थोड़ी होता है भाई। जिसको चाहो उसको लगा सकते हो। तो स्ट्रिंग पैदा करवाने के लिए आपने BS पहले लगा दिया, BS से फिर आप AS करके भाग गए, तो स्ट्रिंग B से पैदा हो गया कि नहीं हो गया? मैंने क्या कहा था? सिर्फ A से पैदा होना चाहिए, स्टार्ट विद A होना चाहिए भाई, है ना। आपने तो B से स्टार्ट करवा दिया तो गलती हो जाएगी। AS BS तो भूल के भी नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला A करना, ताकि एक A पैदा करवा के आप एक नए नॉन टर्मिनल पे चले जाना, और DFA की बात करूं तो एक नई स्टेट पे चले जाना, और उस स्टेट से फिर जो करना वहां घुमा लेना। आ रहा है कुछ कुछ हिंट? आराम आराम से, आराम आराम से। मैं चाहता हूँ इंट्यूशन से आपके अंदर डेवलप हो जाए चीजें, ठीक है जी। A से फिर AA BA और नल। आई थिंक समझ में आ गया सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये हो जाएगी भी स्टार्टिंग विद ए। अच्छा जी, फिर वही बात है, अभी फालतू बात है ना, मैं बोलूंगा। अच्छा, इसको पहले नोट डाउन करो, कर लिया नोट डाउन, है ना। वही बात आएगी भी इसके इनफाइनाइट ग्रामर जनरेट करा सकता हूँ भाई, आपके लिए होमवर्क है, आप जैसे चाहो वैसे जनरेट करा सकते थे। जबरदस्ती घुसाना है, इसको पहले नोट डाउन कर लिया ना। मैं एक और घुसा देता हूँ, बी लो भाई। फिर आप बोलोगे कि सर तो बी से स्ट्रिंग पैदा कराएगा, कहां से पैदा कराएगा? बी से तो मैंने कोई रास्ता नहीं छोड़ रखा आगे। तो आप यहाँ पे चले भी गए तो उससे सारी उम्र बाद नहीं निकल सकते। और फिर कोई प्रोडक्शन देने तो प्रोडक्शन भी दे दो, लो बी और AB। बस बीच में टर्मिनेट मत करा देना भी भूल के भी। अगर आपने इसको टर्मिनेट करा दे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फिर तो आप बी करके BA, तो BA स्ट्रिंग पैदा करा दोगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये तो फिर वही बात है, ग्रामर कुछ फालतू जनरेट करने लग जाएगी, वो बात नहीं करनी। टर्मिनेट मत कराओ, इतना काम रखो बस, बात बिल्कुल ठीक है। तो ये ग्रामर और पुराने ग्रामर सब इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये ग्रामर और ये BB हटा दो, सब इक्विवेलेंट है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो वही बात है, आप जितने मर्जी घुसाते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक क्लियर हो गया सबको। चलो ठीक है जी। अब हम देखेंगे स्टार्टिंग विद B। कर लिया नोट डाउन आपने? ठीक है। आप क्या देखेंगे भाई? स्टार्टिंग विद B। तो क्या टेंशन है भाई, है ना। तो अब वही बात है, सिंपल ग्रामर पहले लिखता हूं, फिर वही बात है, इन्फिनिटी वेज है, आप अपने आप उनको करते रहना। हाँ जी, बस आप आई थिंक पकड़ ही गए होगे, BA कर देना बस A से, फिर ये आगे पैदा होते रहेंगे, है ना। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगले ही बात करो भाई, स्टार्ट्स विद AA। स्टार्ट्स विद AA, ये देखो कैसे करेंगे। हटा दो मैं इस चीज को, हटा रहा हूं मैं। अच्छा जी स्टार्ट्स विद AA, ये देखो कैसे बनेगा। S इंप्लाइज AA और A इंप्लाइज वही AA BA और नल, है ना। डबल A से स्टार्ट होने लग जाएगा। बट वही बात है, फिर रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन नहीं रही। रेस्ट्रिक्टेड बनाने के लिए आपको आई थिंक समझ में आ ही चुका होगा। क्या करेंगे भाई? S इंप्लाइज AA, A इंप्लाइज AB, है ना, और B से फिर सारा कुछ पैदा करवा लेंगे, BB AB और नल, ठीक है। BB AB और नल। तो ये वही बात है भाई, सारा कुछ पैदा कराता रहेगा। शुरू में 2A हम पढ़ लेंगे। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब वही बात है ना, जब मैं क्लासेस में पढ़ाता था तो कुछ कुछ बच्चों को डाउट आता था। तो एक बात ये सोचो, ठीक है, मैं एक अलग से ग्रामर लिखता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ। शायद ये देखो, ये देखो, ये क्या करी थी भाई? S इंप्लाइज A इंप्लाइज AA BA और नल, ठीक है, ये हमने लिखी थी ना, स्टार्टिंग विद A, है ना, ये हमने लिखी थी। कई स्टूडेंट बोलते थे कि सर अगर हमने यहाँ पे, जो कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते थे वो बोलते थे अगर हमने यहाँ पे A डाल दिया तो सर ये चीज क्या बताएगी भाई? एंडिंग विद A, है ना, और ये चीज आपको बता रही है स्टार्टिंग विद A। तो हम बोल दें ये ग्रामर सारे वो स्ट्रिंग पैदा कर देगी जो स्टार्ट विद A और एंड विद A होगा। दिस ग्रामर विल जनरेट ऑल दो स्ट्रिंग्स ओवर A and B which starts with A and end with A। बोलो भाई, क्या ये बात ठीक है? आपको लगेगा हाँ जी बात बिल्कुल ठीक है। देखो भाई कैसे, शुरुआत तो हमेशा A से ही होगी, है ना, क्योंकि आपको यही प्रोडक्शन लगानी पड़ेगी और तो कोई वे आउट है नहीं। अच्छा जी, और जब आप A पे आ गए तो आप वही बात, देखो जैसे A कर लिया, अब A पे जब आप आ चुके हो तो आप AA करना, है ना, फिर या फिर BA करना, जो करना है, खिचड़ी बनाना A और B की। A से भागने का तरीका तो सिर्फ A ही है ना, और तो कोई तरीका है नहीं, है ना। तो A आएगा शुरुआत में, आखिरी में भी A आएगा, बीच में जो मन करे आप वो घुसा लेना। तो दिस ग्रामर विल जनरेट ऑल दो स्ट्रिंग्स ओवर A and B which starts with A and ends with A। बोलो बात क्या ठीक है? ऐसी क्वेश्चन आएंगे गेट एग्जाम में जिसमें आप फंसोगे, और ये 0 नंबर नहीं देके जाएंगे, आपको नेगेटिव मार्क्स देके जाएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो -1/3 आपके -2/3 नंबर चले जाएंगे। बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, 2/3 नंबर आपका चला जाएगा, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, ये गलत बात है। मैंने क्या बोला है? ऑल स्ट्रिंग्स ओवर A and B which starts and ends with A, नहीं,
मैंने आपको एक अच्छी एग्जांपल भी बताया था जब मैं फाइनाइट ऑटोमेटा की कंस्ट्रक्शन करवा रहा था, मैंने वहां आपको बहुत ध्यान से समझाया था कि देखो भाई बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करना होता है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का मतलब छोटे से छोटे स्ट्रिंग देखने होती है। मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया था। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्म थी, मैंने आपको एग्जांपल से भी बताया था। घर में कूड़ा या मिट्टी वो सब कहाँ आती है? कोनों में आती है, कॉर्नर्स में। तो बाउंड्रीज में सारी प्रॉब्लम आती है, बाउंड्रीज देखा करो। स्टार्टिंग ऑल दो स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी स्टार्ट्स एंड एंड विद ए में सबसे छोटा स्ट्रिंग बोलो क्या है? सबसे छोटा स्ट्रिंग ए है। विच स्टार्ट्स एंड एंड्स विद ए, ये स्ट्रिंग है ना, स्टार्ट और एंड विद ए हो रहा है। क्या ये स्ट्रिंग ये ग्रामर जनरेट कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। बोलो कैसे करोगे भाई? ए और ए से भागने का तरीका तो यही है, मतलब सबसे छोटा स्ट्रिंग तो ये डबल ए देगी, इससे कम तो दे ही नहीं सकती। तो ए तो पैदा करवाया ही नहीं, और ये स्ट्रिंग लैंग्वेज में है ना, इस ग्रामर ने जनरेट नहीं किया ना, तो इस ग्रामर ने कम काम किया है। मैंने बोलता ना कम ना ज्यादा, सिर्फ उतना काम करना जितना कहा जाए। मतलब ये ग्रामर लैंग्वेज जनरेट नहीं करवा रही। कौन सी वाली? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी विच स्टार्ट्स एंड एंड्स विद ए। बात पकड़ गए कि नहीं? तो ये -2/3 नंबर थे ये आपके, अगर जल्दबाजी करी होती तो गेट एग्जाम में। यही ब्यूटी है टीओसी की। टीओसी में बहुत घुस घुस के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बहुत प्रैक्टिस करा रहा हूँ और बहुत टाइम लगा रहा हूँ। ठीक है जी, तो बात बिल्कुल गलत है, पकड़ गए आप लोग। ठीक है, ओके। तो वही बात है। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए था? स्टार्ट्स एंड एंड विद ए बट हैविंग एटलीस्ट 2 ए, कम से कम 2 ए तो होने चाहिए, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग ए और आखिरी में भी आएगा, बीच में जो मन करे आप वो घुसा सकते हो। आई थिंक आप पकड़ गए होंगे। ठीक है जी, तो वही बात है, अगर आपको ग्रामर लिखनी थी तो आप क्या करते भाई? बहुत सिंपल काम है ना, एक प्रोडक्शन डालूंगा, वहीं पे काम खत्म हो जाएगा। तो क्या डालूंगा अभी मैं? यहाँ पे स्लैश ए कर दूंगा, बस हमारा काम खत्म। क्यों? क्योंकि एस सिंपलाइज ए कर दूंगा तो सिंगल ए भी पैदा हो जाएगा। 2 ए पैदा करवाना तो ए से ए 2 ए पैदा हो जाएंगे, और ए आ गया, उसमें बीच में कुछ मर्जी घुसाना है तो घुसाता रहेगा। फर्क क्या था? सिर्फ एक सिंगल ए ही तो रह गया था। तो यही तो मैंने आपको बताया था ना, एक भी स्ट्रिंग ऐसा नहीं होना चाहिए जो जनरेट ना हो रहा हो। यहाँ पे एक स्ट्रिंग था ना सब जो जनरेट नहीं होता, तो इसलिए ग्रामर ठीक नहीं थी। आई थिंक आप पकड़ रहे होगे, है ना। हाँ जी, तो ये प्रोडक्शन डाल दी मैंने एस सिंपलाइज ए, बस हमारी बात खत्म। आई थिंक आप पकड़ गए, बिल्कुल सिंपल बात है। चलो ठीक है जी, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ चुका। स्टार्टिंग विद समथिंग, एंडिंग विद समथिंग। एंडिंग विद समथिंग हमने पहले देखा, स्टार्टिंग विद समथिंग को हमने देख लिया। वही बात है भाई, स्टार्ट्स विद ए था तो स्टार्ट्स विद बी भी मेरे ख्याल से मेरे को टाइम पास नहीं करना चाहिए, आप अपने आप कर लेंगे, है ना। यहाँ पे हमें क्या करना होगा? बस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी डाल देंगे। आपके लिए होमवर्क है, आप प्लीज अपने आप करके देख लेना। स्टार्टिंग विद ए बी, स्टार्टिंग विद बी ए, स्टार्टिंग विद ए बी, स्टार्टिंग विद बी बी ए, जैसा मन करे जो आए आप आराम से बना सकते हो। मेरे ख्याल से अब आपकी टेंशन खत्म हो गई होगी। ठीक है जी, एंडिंग विद समथिंग होगी, स्टार्टिंग विद समथिंग होगी। अब वही बात आएगी एंडिंग एंड स्टार्टिंग विद समथिंग, वो देख लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन तो वैसे मैंने आपको यहाँ दिखाई दिया, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद ए, है ना, ये तो हमारा हो ही गया है। अच्छा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद बी, कोई बात आएगी बी ए कर लेना, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी कर देना। चलो कोई नहीं, जल्दबाजी नहीं करता मैं, आराम आराम से करता हूँ। हटा दूं मैं इस चीज को? हाँ जी, हाँ, तो ठीक है। तो आप देखो भाई क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट रेगुलर ग्रामर। अब तीसरी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कंस्ट्रक्ट रेगुलर ग्रामर विच जनरेट ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी विच स्टार्ट्स विद ए एंड एंड्स विद ए। ठीक है, हाँ जी, ये होगी ग्रामर। आराम से इसको नोट डाउन करो, जल्दबाजी मत करो, आराम से नोट डाउन करो। जल्दबाजी वाले चक्कर पता है क्या होता था? जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था ना, तो मैंने इस पे काटा लगाया था ना कि स्टार्ट्स एंड एंड्स विद ए वाली ये ग्रामर नहीं है। उसके बाद फिर मैं ये लिख देता था, तो मैंने शायद अभी यहाँ पे भी मैंने जब यहाँ पढ़ा तो मैंने यहाँ पे भी क्रॉस नहीं हटाया था, तो बच्चे ये लिख करके भी क्रॉस लगा लेते थे। फिर मेरे पास आते थे रजिस्टर लेके। अभी तो शुरू में समझ में आ जाता था, महीने डेढ़ बाद आता था कि सर आपने ये कैसे क्रॉस करा था, ये तो बिल्कुल ठीक बात थी। तो फिर मैं भी कंफ्यूज हुई, ये कैसे कर दिया था भाई, है ना। फिर किसी और बच्चे के रजिस्टर देख के फिर मैं बताता था भाई नहीं भाई नहीं, ये तो आपने गलत नोट किया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज ये गलती मत करा करो भाई। जैसे मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ तो आप आराम से कोशिश करो करने की। मेरे को कोई ट्रेन नहीं पकड़नी, आपको भी कोई ट्रेन नहीं पकड़नी। ठीक है, आराम से चलो। ठीक है जी, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप किया। हाँ जी, ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी विच स्टार्ट्स विद ए एंड एंड विद से, ये रही। ठीक है, आई थिंक आप पकड़ गए, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। विच स्टार्ट्स विद बी एंड एंड्स विद बी, तो मेरे ख्याल से आप पकड़ गए होगे भाई। ये लो भाई, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। नोट डाउन कर लो। ठीक है, अच्छा जी, आगे विच स्टार्ट्स विद ए एंड एंड्स विद बी, तो इसमें क्या टेंशन है? लो, स्टार्ट्स विद ए एंड एंड्स विद बी, तो ये लो भाई, मैं क्या बोलूंगा भाई, स्टार्ट्स विद ए एंड एंड्स विद बी। ये देखो, ये बताएगा एंड्स विद बी, ये बताएगा स्टार्ट्स विद ए। ठीक है, अब वही बात आएगी। देखो भाई, अब अच्छी बात, इसमें सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा भाई? ए बी। तो ए बी हमारे पास यहीं से पैदा हो जाएगा। तो ये मत बोल देना भाई सबसे छोटा स्ट्रिंग ए बी है तो मेरे को यहाँ डालना पड़ेगा ना, ए बी यहाँ से पैदा कर सकते हो। और वही बात, अगर आपने फालतू डाल भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। बट वही बात है, फिर रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन हमारी फेल हो जाएगी। तो फिर वो बात आएगी, आप ए बी बी को ऐसे कुछ करोगे तो क्यों टाइम पास करते हो, क्यों फालतू की ग्रामर एक्सपेंड कर रहे हो। मैंने आपको वैसे बता रखा है, इनफिनिट तरीके होते हैं कोई भी ग्रामर पैदा करने के। तो इसको छोड़ो भाई, सबसे सिंपल है, सबसे इजी मैंने आपको लिख के दिखा दी।
मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। वही बता के स्टार्ट्स विद बी एंड एंड्स विद ए, वो भी आप कर लोगे, है ना। अच्छा अब देखो, अब मैं बोलता हूँ विद स्टार्ट्स एंड एंड विद डिफरेंट लेटर। अब इसको कैसे करोगे, देखो भाई हटा दो इस चीज को, ठीक है। विद स्टार्ट्स एंड एंड्स विद डिफरेंट लेटर, ठीक है। स्टार्ट्स एंड एंड्स विद डिफरेंट लेटर। बोलो भाई कैसे काम करोगे, स्टार्ट्स एंड एंड विद डिफरेंट लेटर। बोलो, बहुत सिंपल, मतलब शुरू ए से हो तो एंड बी से हो, या शुरू बी से हो तो एंड ए से हो। बहुत ध्यान से देखो, बहुत बहुत इजी है। एस इंप्लाइज ए, एस तो बोलना नहीं है क्योंकि फिर वही बात आएगी, भटकते रहेंगे ना। हम बोलेंगे स्टार्ट विद ए है ना, तो ए ए। अच्छा जी, अब देखो ए का काम क्या होगा, दुनिया के सारे स्ट्रिंग पैदा करवाना, और भागने का तरीका बी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, या फिर अब वही बात है, ए से शुरू हुआ बी से एंड हुआ, या फिर बी से शुरू होता और ए से एंड होता, तो हम यहां बोल देते बी बी। और बी का काम क्या होगा भाई, आप समझ पा रहे होगे भाई, बी 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 और ए, समझ गए ना, ए बी 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 और ए। तो ये क्या करेगा भाई, भागने का तरीका ए से, मतलब ये एंड विद ए है, एंड विद ए है, तो बी की कैसे शुरुआत है भाई, शुरू बी से होगा। ये क्या करेगा भाई, शुरू ए से करेगा, और आप समझ पा रहे हो भाई एंड बी से करेगा। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप पकड़ गए होगे बात को, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, चलो ठीक है जी। अच्छा फिर वही बात आएगी भाई, स्टार्ट्स एंड एंड विद सेम लेटर, वो देखो मैं आपको दिखाता हूं, नोट डाउन कर लिया इसमें सबको। अच्छा जी आगे देखो भाई, विच स्टार्ट्स एंड एंड्स विद सेम लेटर, सेम लेटर। इसमें ना काफी कंफ्यूजन है, कुछ बुक्स में कुछ लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में कुछ लिखा हुआ है, तो मैं दोनों में से आपको दिखाता हूँ। कोई कहता है कि नल इंक्लूड करना चाहिए, कोई कहता है नल इंक्लूड नहीं करना चाहिए, स्टैंडर्ड वे नहीं है हमारे पास। तो ठीक है भाई, गेट एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपर्ली आपको स्पेसिफाई कर देंगे भाई वो क्या कहना चाह रहा है, स्टार्ट एंड विद सेम लेटर से, ठीक है। ठीक है जी, तो अब वही बात आएगी, देखो ए से शुरू होगा तो फिर ए से ही एंड होगा। अच्छा नोट डाउन कर लो पहले, ठीक है। हाँ, तो ए से शुरू होगा तो ए से ही एंड होगा, बी से शुरू होगा तो बी से ही एंड होगा, और फिर ए डालना पड़ेगा और फिर बी डालना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल स्टार्ट एंड विद सेम लेटर होगा, सिंगल बी स्टार्ट एंड विद सेम लेटर होगा। और कुछ बोलती हैं बुक्स कि नल बीच में इंक्लूड रखो, और कोई कहता है कि नल इंक्लूड मत करो। तो वो वही बात है भाई, ऑप्शन को देख के आपको चेक करना पड़ेगा, और कोई इसका कोई खास वे आउट है नहीं, ठीक है। इस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन कभी गेट एग्जाम में आते नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं बीच में नल रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को ज्यादा बेटर लगता है। क्योंकि नल का मतलब क्या है, स्टार्ट एंड विद सेम लेटर, हम क्यों कह रहे हैं, नल मतलब हवा, हवा मतलब कुछ है ही नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि स्टार्ट एंड विद सेम लेटर है ना। लेकिन कोई वही बात है, नल ना आने का कारण कुछ बुक्स ये कहते हैं कि क्योंकि वो टर्मिनल ही नहीं है तो हमें उसको घुसाना नहीं चाहिए एंड सॉ। तो ठीक है भाई, मेरे को जैसे जो ठीक लग रहा है मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मेरे को नल ठीक लगता है तो इसलिए मैं नल को इंक्लूड रखता हूँ, ठीक है। कोई बात है, गेट एग्जाम में जो ऑप्शन आएगा आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन नहीं आते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है गेट एग्जाम में। चलिए ठीक है जी, ओके जी, ठीक है। तो स्टार्ट्स एंड एंड विद वाली बात भी हो गई। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन मेरे मन में उड़ रहा है, मैं आपसे देखता हूं आप लोग आंसर कर पाते हैं कि नहीं। मैं थोड़ा सा उल्टा करके क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने आपको काफी कुछ समझा दिया है, काफी हद तक कंस्ट्रक्शन करा दिया है। अब एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, वो क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद मैं अपना लेक्चर कंप्लीट करूंगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन देखो भाई, हटा दो इस चीज को, ओके। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, ग्रामर मैंने ग्रामर लिखी, एस इंप्लाइज ए एस बी एस ए और बी, ठीक है। मैं अब आपसे पूछता हूं ये ग्रामर क्या कर रही है। पहला ऑप्शन है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी विच एंड्स विद ए और बी, विच एंड्स विद ए और बी। दूसरा ऑप्शन है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी विच स्टार्ट्स विद ए और बी। तीसरा ऑप्शन है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी whose length is at least 1, whose length is at least 1। और डी ऑप्शन है नन। बोलो भाई, इस टाइप से क्वेश्चन मैंने आपको एफए में भी समझाए थे, जब मैं फाइनाइट ऑटोमेटा की कंस्ट्रक्शन करा रहा था, वहां पे भी दिखाए थे, और यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बोलो भाई, पहले तो लैंग्वेज की पहचान कराओ भाई, लैंग्वेज में क्या होगा भाई, सबसे छोटा स्ट्रिंग बोलो भाई नल, नल इससे पैदा नहीं होने वाला, आप देख पा रहे हो। ए आएगा, बी आएगा, ए बी बी ए बी ए डॉट 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 डॉट, सारे स्ट्रिंग आएंगे। तो सिंपल बात इतनी बोलूं तो मैं ऐसे कह सकता था ना, ये देखो ए एस बी एस और ए, भागने का तरीका ए है तो मतलब एंड विद ए है ना, और बी है तो हम बोल सकते थे भागने का तरीका बी है तो एंड विद बी है, तो आप बोल सकते थे एंड विद ए और एंड विद बी। ये बात तो एकदम ठीक है, एंड विद ए और एंड विद बी। अच्छा जी, अब वही बात है भाई, जब आपने ये देखी, इसके कोरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज देखी, तो आपको देखते समझ में आ रहा होगा भाई एंड विद ए या बी बोलो या स्टार्ट विद ए या बी बोलो, कोई फर्क थोड़ी है बात में,
समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर आपको फर्क लगता है एंड विद ए और बी या स्टार्ट विद ए और बी में कोई फर्क है तो आप मेरे को कोई स्ट्रिंग बता दो जो एंड विद ए और बी ना हो और स्टार्ट विद ए और बी हो, या फिर कोई ऐसा स्ट्रिंग बता दो जो स्टार्ट विद ए और बी ना हो एंड विद ए और बी हो। बताओ कोई ऐसा स्ट्रिंग, आप कोई खोज ही नहीं पाओगे। तो इसका मतलब क्या, दोनों बातें बराबर है। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा भाई, ये ऑप्शन भी एकदम ठीक है। ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स फॉर ए एंड बी विच स्टार्ट्स विद ए और बी। तीसरा ऑप्शन, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स फॉर ए एंड बी whose length is at least 1। बिल्कुल ठीक है बात भाई, कम से कम 1 लेंथ का स्ट्रिंग तो आएगा ही आएगा। तो घुमा फिरा के सारी बातें एक जैसी भी, थोड़ा सा आप सोचोगे, एनालाइज करोगे तो आपको समझ आएगा। मैं बहुत बार चीजों को पहले भी समझा चुका हूँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए में भी मैंने बताया था, तो यहाँ पे चीजों को रिपीट करना मेरे को ठीक नहीं लग रहा, आप समझ पा रहे होगे। जरा सा भी डाउट है तो मेरे को स्ट्रिंग खोज के बता दो, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि ये तीनों सेम नहीं है ऑप्शन, कोई स्ट्रिंग मेरे को बता दो, आप, मैं बात मान जाऊंगा आपकी। मिलेगा ही नहीं, आप अपने आप से गेस करके देख लेना। चलो ठीक है जी, ओके। तो ठीक है, दैट्स इट। मेरे ख्याल से मैंने काफी हद तक चीजें आपको क्लियर करने की कोशिश करी हैं। इस लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं और इससे आगे फिर आगे और भी कैटेगरी जाएंगे, जैसे सबस्ट्रिंग की कैटेगरी आएगी, और भी बहुत कुछ है। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहेंगे और ग्रामर की कंस्ट्रक्शन देखते रहेंगे। ठीक है, 2-3 लेक्चर अभी और आएंगे आराम से, रेगुलर ग्रामर की कंस्ट्रक्शन पे आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे कराने हैं और स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। देख रहे हो, कंस्ट्रक्शन मैंने एकदम ऐसे जल्दबाजी में खिचड़ी नहीं पकवा रहा, मैं बड़े आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ा रहा हूं। वही बात भाई, पहली सीढ़ी से चौथी सीढ़ी पे जंप नहीं कराऊंगा, आराम आराम से चलवाऊंगा, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। इंट्यूशन से सारे आंसर्स आपके पास आएंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।